नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे फटाफट अंदाज में। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 3,23,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 2700 से ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ दिया और 2,51,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 48,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 524 मरीजों ने दम तोड़ दिया और जबकि 71,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं। दिल्ली में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 20,201 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा 380 लोगों की मौत हो गई। हरिद्वार में चैत्र पूर्णिमा स्नान के मौके पर महाकुंभ के अंतिम शाही स्नान में कोरोना महामारी का असर साफ देखने को मिला। बेहद कम संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे। हर की पौड़ी समेत अलग अलग घाटों पर सुबह से ही स्नान शुरू हो गया, जिसके बाद अखाड़ों का स्नान क्रम शुरू हुआ है। सबसे पहले पंचायती अखाड़ा और उसके बाद निरंजनी अखाड़े में संत शाही स्नान करेंगे। हरियाणा में 80,000 के करीब एक्टिव केस पहुंचे हैं। 24 घंटे में करीब 11,000 से ज्यादा नए बीमारों की पुष्टि हुई है। 75 लोगों की मौत हो गई है और दिल्ली से सटे जिलों का हाल बेहाल है। पूर्व मंत्री राव धर्मपाल का कोरोना से निधन हो गया। राव धर्मपाल मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे। उन्हें 24 तारीख को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। राव धर्मपाल हुड्डा सरकार में मंत्री रह चुके थे। बीजेपी नेता रामफल लॉर्ड का भी निधन हो गया है। रामफल कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जिंद के नागरिक अस्पताल में भर्ती थे। रामफल लॉर्ड सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य थे और कांग्रेस के टिकट पर नरवाना से विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे। सोनीपत के सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हुई हाई लेवल की मीटिंग, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और निजी अस्पतालों के संचालक शामिल थे। मीटिंग में अधिकारियों ने निजी अस्पताल के संचालकों को आदेश दिया है कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए और जिले में कोई पैनिक न हो, इसके लिए मॉनिटरिंग टीम तैनात की गई। जिला उपायुक्त ने कहा कि जिले में ऑक्सीजन की कोई भी कमी नहीं है और सरकार से बातचीत की जा रही है। कोई भी निजी अस्पताल उतनी ही ऑक्सीजन ले सकेगा जितनी उनको अलॉट की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दीपेंद्र हुड्डा पर पलटवार करते हुए कहा है कि केवल प्राइवेट अस्पतालों में दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा कि हमारे पास डॉक्टर्स, दवाइयां, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स का पूरा इंतजाम है। रणदीप सुरजेवाला ने कोरोना वैक्सीन के अलग अलग दामों पर भी सवाल खड़े किए हैं, जिसके जवाब में अनिल विज ने कहा है कि वैक्सीन के दाम कंपनी और केंद्र ने तय किए हैं। करनाल जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ सांसद संजय भाटिया ने कोरोना के हालात को लेकर मीटिंग की। बैठक में कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी भी शामिल हुए। बैठक के बाद सांसद संजय भाटिया ने कहा कि जिले में कोरोना के हालात पर चर्चा की गई। साथ ही कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं और ऑक्सीजन व्यवस्था को भी लेकर चर्चा हुई। विधायक शमशेर गोगी ने कहा कि हम सरकार और प्रशासन के साथ खड़े हैं। इस महामारी में कैसे निपटा जा सकता है, इसकी समीक्षा की गई। विधायक हरविंदर कल्याण ने कहा कि जिले में सभी तरह की तैयारियां की गई। जिंद के डीसी आदित्य दहिया और सिविल सर्जन ने अस्पताल के हालात पर जायजा लिया और डीसी ने कहा कि जिले में 2 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा है। उन्होंने कहा कि हमने 3 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के लिए रिक्वेस्ट भेजी। डीसी ने कहा कि जिले में हालात काबू में हैं। वहीं सीएमओ मंजीत सिंह ने कहा कि 113 कोरोना मरीज जिले में ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। लोगों से मास्क और ज्यादा से ज्यादा घरों में रहने की अपील है। बल्लभगढ़ सब्जी मंडी में अब लोगों की भीड़ नहीं लगेगी। मार्केट कमेटी ने मंडी खुलने के समय में बदलाव किया है। साथ ही मंडी में अब लोगों को रिटेल में सब्जी नहीं मिलेगी। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी ऋषि कुमार ने बताया कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सब्जी मंडी खुलने के समय में बदलाव किया है, जिसके तहत मंडी अब सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 11 बजे तक खुलेगी। उन्होंने कहा कि मंडी में थोक विक्रेता ही सब्जी खरीद पाएंगे ताकि वे घर घर जाकर लोगों को उचित रेट पर सब्जी मुहैया करा सकें। इसके अलावा आम आदमी अब मंडी में सब्जी नहीं खरीद पाएगा। हिसार के निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। मामले की सूचना मिलने के साथ ही अस्पताल के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया।
जाट कॉलेज के पास रेलवे रोड पर सोनी बॉर्न हॉस्पिटल में कोरोना के कई मरीजों की भर्ती किया गया है। हालांकि अस्पताल के पास कोरोना मरीजों को भर्ती करने की परमिशन है या नहीं, ये जांच का विषय है। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की तरफ से हर बार ऑक्सीजन 10 मिनट में आने की बात कही गई, लेकिन ऑक्सीजन समय पर नहीं पहुंची, जिसमें 5 मरीजों की मौत हो गई। चरखी दादरी में प्रशासन कोरोना से लड़ने के पुख्ता दावे करता है, लेकिन जिले में एकमात्र नागरिक अस्पताल है जहां डॉक्टर्स की भारी कमी है, वहीं वेंटिलेटर चलाने के लिए स्टाफ तक नहीं है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वेंटिलेटर चलाने और अन्य सुविधाओं के लिए आईसीएमए की मदद ली जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने दादरी जिला में 2 कोविड सेंटर बनाए हैं। वहीं कोविड सेंटरों समेत विभाग द्वारा 11 वेंटिलेटर उपलब्ध है और लगातार ऑक्सीजन की पूर्ति हो रही है। बावजूद इसके वेंटिलेटर चलाने के लिए ऑपरेटर ही नहीं है। विभाग द्वारा बताया गया है कि पर्याप्त स्टाफ नहीं होने से कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जिसको लेकर विभाग द्वारा मुख्यालय को अवगत कराया जा चुका है। हालांकि जो सुविधाएं हैं उसके अनुसार काम चलाया जा रहा है। फरीदाबाद की जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर गरिमा मित्तल ने जिले के 3 क्षेत्रों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन में नोटिफाई किया है। इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन में 1 हफ्ते के लिए 26 अप्रैल से 2 मई तक का लॉकडाउन लगा दिया गया है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में बाजार बंद कर दिए गए हैं। हालांकि कहीं पर लोग सरकारी नियमों को ताक पर रखकर जान जोखिम में डालते हुए नजर आए। बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिला में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। मेडिकल स्टोर संचालक का कहना है कि महामारी से बचना सबसे पहले जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे फरीदाबाद में लॉकडाउन लगाना चाहिए। केवल एक मार्केट में लॉकडाउन रहेगा तो दूसरी मार्केट में भीड़ बढ़ेगी। वहीं ढाबा संचालकों का कहना है कि लोगों को सख्ती से सरकारी आदेशों का पालन करना होगा, नहीं तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। बस हम सरकार से यही कहेंगे कि 2 वक्त की रोटी मिल सके, इतनी छूट दें। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच सिरसा में कोविड वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। केंद्रों से भी बचा स्टॉक मंगवा लिया गया था। वैक्सीन न होने के चलते एक बार टीकाकरण अभियान रोक दिया गया है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी का दावा है कि सिरसा में शीघ्र 2000 वैक्सीन पहुंच जाएगी, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर दूसरी डोज लगवाने वालों को ही वैक्सीन लगाई जाएगी। शेष लोगों को अभी इंतजार करना होगा। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर बालेश बंसल का कहना है कि वैक्सीन को लेकर जन जागरूकता और कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते लोग पहले की अपेक्षा ज्यादा संख्या में वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। बल्लभगढ़ सेक्टर 25 में ऑक्सीजन प्लांट पर लोगों की लंबी कतार नजर आई। ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में लोग अपने घरों और अस्पतालों में अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर भी जमा कर रहे हैं। हिसार उपायुक्त प्रियंका सोनी ने कहा है कि जिले में कोरोना महामारी को लेकर हालात पूरी तरीके से नियंत्रण में है। डीसी ने सतर्कता और सावधानी को लेकर कोरोना लड़ाई में सबसे अहम बताया। उन्होंने नागरिकों से सरकार और प्रशासन से जारी दिशा निर्देशों की पालना करने को कहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना प्रबंधों को दुरुस्त करते हुए जिले में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार दिया जा रहा है। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसी जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता निगरानी बढ़ाई गई है। हरियाणा पुलिस द्वारा कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी की रोकथाम के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। कालाबाजारी से संबंधित जानकारी या शिकायत मोबाइल नंबर 7087089947 और टोल फ्री नंबर 180018011314 पर दर्ज की जा सकती है। अगर किसी को भी इस तरह की कोई सूचना मिलती है तो वह तुरंत कालाबाजारी में लिप्त व्यक्ति का नाम और नंबर बताते हुए पुलिस से शिकायत कर सकता है। कोविड की वर्तमान स्थिति के दौरान ऐसे जघन्य अपराध में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। हाल ही में गुरुग्राम में पुलिस और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की संयुक्त टीम ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। काबू किए गए आरोपी 9 ऑक्सीजन सिलेंडरों को 90,000 रुपए प्रति सिलेंडर बेचने की फिराक में थे।
धारा 144 के तहत जारी इन आदेशों में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जोन 1 में ईएसआई सेक्टर 7 के साथ साथ सिविल डिस्पेंसरी सेक्टर के कवरेज क्षेत्र में आने वाले सेक्टर 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 और 15A क्षेत्र शामिल हैं। दूसरे माइक्रो कंटेनमेंट जोन में पीएचसी खेड़ी काला का कवरेज क्षेत्र शामिल है, जिसमें ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 78 और 89 शामिल है। तीसरे माइक्रो कंटेनमेंट जोन में एनआईटी 1 से 5, जिसमें एसडीएम नगर और सैनिक कॉलोनी का सेक्टर 39 और 49 शामिल है। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। जिले में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। इसके तहत 4 या 4 से अधिक व्यक्तियों के बगैर अनुमति के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। आईटी और आईटीईएस और कॉर्पोरेट कंपनियों के कर्मचारियों को घर से ही काम करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों के कर्मचारी मुख्य सचिव हरियाणा सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ही कार्य करेंगे। कालका से विधायक प्रदीप चौधरी ने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता को कोर्ट ऑर्डर की कॉपी सौंप दी है। कॉपी सौंपने के बाद प्रदीप चौधरी ने कहा कि उनसे कॉपी मांगी गई थी, जिसके बाद वो स्पीकर से मिले। स्पीकर को कॉपी सौंपने के साथ ही प्रदीप चौधरी ने विधानसभा की सदस्यता को बहाल करने की मांग की है। कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी मिलने पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि इस पर कानूनी राय लेने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, बहाली हो सकती है या नहीं। बता दें कि हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदीप चौधरी को राहत देते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी है। एक मामले में नालागढ़ की अदालत ने जनवरी के महीने में प्रदीप चौधरी के अलावा 14 अन्य लोगों को दोषी करार देते हुए 3-3 साल की सजा और 85,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। कांग्रेस नेता किरण चौधरी के पिता ब्रिगेडियर आत्मा सिंह का निधन हो गया है। किरण चौधरी ने ट्वीट करके जानकारी दी है। दिल्ली कैंट में ब्रिगेडियर आत्मा सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रदेश में बदमाशों को पुलिस का कोई डर नहीं है। खुलेआम बदमाश फायरिंग करते जा रहे हैं और फरार हो जाते हैं और पुलिस केवल जल्द गिरफ्तारी का दावा करती है। ताजा मामला सामने आया है असंदिग्ध से, जहां पर मीनाक्षी अस्पताल के पास एक लैब संचालक पर नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी। फायरिंग की सूचना मिलने पर डीएसपी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। जांच अधिकारी ने बताया कि एक बाइक पर सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की और गोली लैब के दरवाजे पर लगी। फायरिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस अपराधियों की पहचान कर रही है। तीस हजारी कोर्ट ने 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे के अपमान मामले में दोबारा गिरफ्तार दीप सिंधु को जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद जमानत दे दी है। बता दें कि कोर्ट ने जमानत 25,000 रुपए के निजी मुचलके पर दी है। यह मामला एएसआई द्वारा दर्ज कराया गया था। मालूम हो कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गजेंद्र नागर ने 26 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया था। वहीं इस मामले पर 30 हजारी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, जिसमें दीप सिद्धू को जमानत मिल चुकी है। जिन से आई एक तस्वीर कोरोना काल में डॉक्टर्स के जज्बे को दिखाने वाली तस्वीर है, जिसे देखने के बाद आप भी इस जज्बे को सलाम करेंगे। दरअसल अस्पताल में महिला मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिला तो डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर रमेश पांचाल उसे दोनों हाथों में उठाकर दौड़ गए। डिप्टी सिविल सर्जन हॉस्पिटल के मेन गेट से इमरजेंसी वार्ड तक महिला मरीज को लेकर दौड़े। अस्पताल के गेट पर महिला मरीज कार में बैठी नाजुक हालत में स्ट्रेचर का इंतजार कर रही थी। जब महिला मरीज पर डॉक्टर रमेश पांचाल की नजर पड़ी तो उन्होंने उसे लेकर इमरजेंसी वार्ड तक जाने में जरा भी देर नहीं की। हरियाणा पुलिस के डीएसपी अशोक कुमार का कोरोना के चलते निधन हो गया। डीएसपी अशोक कुमार जिला झज्जर में तैनात थे। बीते दिनों कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद उन्हें एम्स बाडसा में एडमिट कराया गया था। सोमवार 26 अप्रैल को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। डीएसपी अशोक कुमार के निधन के बाद से पूरे पुलिस विभाग में शोक की लहर है। वे झज्जर जिला के बादली में डीएसपी के पद पर तैनात थे।
डीएसपी अशोक कुमार का जन्म गांव थाना खुर्द जिला सोनीपत में हुआ था। वे 18 अप्रैल 1994 को बतौर सहायक उपनिरीक्षक के तौर पर हरियाणा पुलिस में भर्ती हुए थे। करनाल में प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है, जहां पर अनावश्यक रूप से एक साथ 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। सेक्टर 7 और सेक्टर 8 पार्ट 2 में कंटेनमेंट जोन बनाकर लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन सेक्टर 7 और 8 के पार्ट 2 में 1 हफ्ते का रहेगा। शादी समारोह के दौरान हॉल में महज 30 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, वहीं ग्राउंड में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। रेवाड़ी में बीते दिन ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई 6 मरीजों की मौत के मामले में सहकारिता मंत्री का बयान सामने आया है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी। संक्रमितों की मौत को लेकर सहकारिता मंत्री ने बैठक की अधिकारियों को सख्त लहजे से कहा कि इस मामले की निष्पक्षता से जांच कराई जाए और याद रहे कि आगे भी इस तरह की कोई घटना न घटने पाए। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर शासन और प्रशासन बेहद गंभीर है। वहीं ऐसे में चिकित्सकों को भी चाहिए कि वह भी मरीजों में विश्वास पैदा करें। जिंद में ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान सीएम फ्लाइंग ने जुलाना के वार्ड नंबर 5 में छापेमारी की। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान एक दुकान से ऑक्सीजन के 8 भरे हुए सिलेंडर जब्त किए गए। दरअसल सीएम फ्लाइंग को खबर मिली थी कि जय भगवान नाम का दुकानदार ऑक्सीजन गैस की कालाबाजारी कर रहा है। पुलिस ने सिलेंडर बरामद करके जांच शुरू कर दी है। डीएसपी रविंदर कुमार ने कहा कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्राइवेट अस्पताल में ऑक्सीजन को लेकर हंगामा हो गया। दरअसल निजी अस्पताल के पास थोड़े वक्त की ऑक्सीजन बची हुई थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची सीएमओ की टीम ने 2 सिलेंडर की व्यवस्था की। सीएमओ की टीम और फतेहाबाद प्रशासन ने अस्पताल प्रबंधन को जल्द ऑक्सीजन दिलाने का भरोसा दिलाया। अस्पताल के बाहर खड़े मरीजों के तीमारदारों ने सीएमओ को घेरा। प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर अंशुल सहगल का कहना है कि उन्हें रोजाना 80 ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए होते हैं, लेकिन पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही है। फतेहाबाद में सीएमओ डॉक्टर गोविंद गुप्ता का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी अस्पताल को जल्द ऑक्सीजन मुहैया कराने को लेकर किए जा रहे हैं प्रबंध। पानीपत में महिला चोर गिरोह सक्रिय है। ये महिलाएं किसी भी दुकान पर सामान खरीदने के लिए पहुंचती हैं और बड़ी चालाकी से चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाती हैं। हालांकि पकड़ में आई 2 महिलाओं ने बाद में उन्हें 1500 रुपए देकर पीछे छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले ये महिलाएं उनकी दुकान से लगभग 20,000 का सामान चोरी कर चुकी हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 52 वजीराबाद के पास बनी झुग्गियों में अचानक आग लग गई। तेज हवाओं से आग ने करीब 100 झुग्गियों को अपने लपेटे में ले लिया। मामले की सूचना आपको बता दें कि करीब 10 दमकल गाड़ियों की मदद से 4 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। भिवानी जिले के गांव लोहारू जादू में किसान राकेश ने फसल उगाने के लिए ओमवीर नाम के शख्स से खेत ठेके पर लिया था, लेकिन पानी की कमी होने के चलते फसल खराब हो गई। अब राकेश ने आरोप लगाया है कि ओमवीर ने उसके पीछे से गेहूं की फसल काटकर बेच दी। कैथल पुलिस ने पंजाब के स्नैचर गिरोह को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए गैंग ने कैथल में कई स्नैचिंग वारदात को अंजाम दिया कबूला है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी वारदात के वक्त अलग अलग बाइक का इस्तेमाल करते थे। सिरसा में बाबा भूमन शाह चौक पर यूनियन बैंक के एटीएम में आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा हुआ। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बैंक मैनेजर के मुताबिक आगजनी की घटना से एटीएम मशीन, फर्नीचर, एसी, पंखा समेत कई सामान जलकर खाक हो गए। कुरुक्षेत्र के बाबैन खंड में गांव बीड़ मंगोली में गैस सिलेंडर लीक होने से एक मकान में आग लग गई।
हादसे की जानकारी देते हुए सुखबीर सिंह ने बताया कि खाना बनाने के लिए सिलेंडर को ऑन किया तो आग लग गई। एक तरफ कोरोना महामारी में जहां लोगों को अस्पताल बेड नहीं मिल पा रहा है, तो वहीं थैलेसीमिया जैसी बीमारी के मरीजों को ब्लड के लिए परेशानी हो रही है। डिवाइन चैरिटेबल ब्लड सेंटर के ब्लड कैंप लगाने का मकसद है कि थैलेसीमिया जैसे रोगियों को आसानी से ब्लड उपलब्ध हो सके। संस्था के पदाधिकारी जय कुमार ने बताया कि महामारी के इस दौरे में थैलेसीमिया के ग्रस्त बच्चों के लिए रक्त की भारी कमी हो रही है। गुरुग्राम में लगातार तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो जिले में 3,400 से ज्यादा कोरोना के मामलों की पुष्टि हुई है। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए गुरुग्राम के उपायुक्त ने भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी है। इसमें सरकारी ड्यूटी पर कार्यरत कर्मचारियों, आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की पूर्ति करने वाले उद्योगों के साथ साथ संस्थानों को कार्यरत कर्मियों को पुलिस ने छूट दी है। यूपी पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में 20 जिलों में वोट डाले गए। इस दौरान 3.52 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली पर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आईपीएल मैच के दौरान धीमी ओवर गति के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।